नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो प्रेजेंटेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू कर देते हैं हमारा आज का टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है रिलेशन एक्सप्रेस बाय प्रपोजिशन। जैसा कि इस वीडियो सीरीज़ में हम एक एक करके प्रपोजिशंस के बारे में डिटेल्ड में स्टडी कर रहे हैं, तो आज के जो हमारे टॉपिक रहने वाले जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो रहेंगे रिलेशन शोइंग एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी, इसके साथ साथ रिलेशन शोइंग मैनर्स, रिलेशन शोइंग रीजन और पर्पज, रिलेशन शोइंग मेजर, स्टैंडर्ड, रेट और वैल्यू, और रिलेशन शोइंग सोर्स, ओरिजन और इंटरफ्रेंस। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एक एक करके एक एक टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबकी हिंदी एक्सप्लेनेशन भी हम देंगे और साथ में हम सभी में एग्जाम्पल्स के माध्यम से सरल तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमने टॉपिक ले लिया रिलेशन शोइंग एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी। इस प्रकार के वाक्य जिसमें हमें कहीं ना कहीं साधन, माध्यम या क्रियाएं दी गई होती हैं। तो देखिए एक वाक्य दिया गया है, राकेश वेंट टू दिल्ली बाय कार। राकेश वेंट टू दिल्ली बाय कार, कि राकेश दिल्ली गया कार से गया। तो आप देखेंगे कि साधन क्या है, कार। तो जैसा कि आप वाक्य में देखेंगे हमें एक साधन दिया गया है और उस साधन के साथ में हमें अपने प्रपोजिशन को अटैच करना होता है। तो कौन सा प्रपोजिशन लगाया जाएगा, यही समझने का विषय होता है। आप दूसरे वाक्य को देखें, दिस गर्ल कट हर फिंगर विद ए नाइफ। दिस गर्ल कट हर फिंगर विद ए नाइफ। तो आप देखेंगे यहाँ क्या साधन है कि लड़की ने उंगली काट ली। किससे काट ली? चाकू से काट ली। तो यहाँ पर नाइफ एक साधन है, जैसे पहले वाक्य में कार एक साधन है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार के वाक्य होते हैं जिसमें कोई साधन दिया गया हो, कोई माध्यम दिया गया हो, या किसी विशेष प्रकार की कोई क्रिया की अभिव्यक्ति की गई हो वाक्य में, वहाँ पर भी हमें प्रपोजिशंस का इस्तेमाल करना होता है, जैसा इन वाक्यों में आप देख रहे हैं। 3 नंबर वाक्य हमारा, द हाउस वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। द हाउस वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कि डिस्ट्रॉय आप समझते हैं नष्ट हो जाना, पूरी तरह से तहस नहस या विनाश हो जाना। तो फायर यानी आग के द्वारा। तो घर पूरी तरह से तहस नहस हो गया आग के द्वारा। तो बाय का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। साधन क्या है? फायर। माध्यम क्या है? फायर यानी आग। इसी प्रकार से आप देखेंगे, आई हर्ड दिस न्यूज़ थ्रू अ फ्रेंड ऑफ माइन, कि मैंने ये समाचार सुना मेरे एक मित्र के द्वारा। तो साधन हो गया ना, फिर अब फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा एक मित्र एक साधन है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर थ्रो का इस्तेमाल किया गया है। और आप देखेंगे, ही सोल्ड हिज हाउस एट ऑक्शन। ही सोल्ड हिज हाउस एज ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी, जहाँ बोली लगाई जाती है। तो इस प्रकार से उसने अपना घर बेच दिया, ऑक्शन के अंदर, नीलामी के अंदर उसने अपना घर बेच दिया। तो तीनों ही वाक्यों में आप देखें कि बाय का, थ्रो का या एट का इस्तेमाल किया गया है और कहीं ना कहीं कोई साधन या माध्यम बताया गया है। जैसे पहले वाक्य में फायर है, या दूसरे वाक्य में अ फ्रेंड ऑफ माइन एक साधन हो गया, एक माध्यम हो गया जहाँ से समाचार मिला। या तीसरे वाक्य में एक साधन हो गया बेचने का, कि ऑक्शन है, नीलामी है, जहाँ से अपना घर बेच दिया गया। तो कुल मिलाकर इन साधनों का संबंध वाक्य के नाउन या प्रोनाउन के साथ में व्यक्त करने का काम यहाँ दिए गए प्रपोजिशन कर रहे हैं। जैसे 3 नंबर वाक्य में बाय, 4 नंबर वाक्य में थ्रो और 5 नंबर वाक्य में एट प्रपोजिशन है। तो आशा करते हैं ये स्क्रीन आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम इस प्रकार के वाक्य देखने जा रहे हैं जिसमें रिलेशन शोविंग मैनर्स यानी आचरण, कहीं ना कहीं आचरण दिया गया होता है। देखिए आप वाक्य को, आई हैव लर्न दिस लेसन बाय हार्ट, कि मैंने पूरा दिल लगा के इस लेसन को याद किया है, मैंने पूरा दिल लगा के इस लेसन को याद किया है। तो जब इस प्रकार का वाक्य दिया गया होता है तब भी वहाँ पर हमें प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हुए वाक्य में अपने संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ में उस आचरण का संबंध व्यक्त करना होता है। आप दूसरे वाक्य को ध्यान से देखें, द सोल्जर फॉट विद करेज। तो साहस के साथ में सैनिक लड़े। तो आप देखेंगे साहस के साथ में लड़ना, ये क्या है? एक आचरण को व्यक्त करता है, एक अच्छे आचरण को व्यक्त करता है। तो आचरण अच्छा या बुरा किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसको हमने प्रपोजिशन का माध्यम से, प्रपोजिशन के द्वारा अपने नाउन या प्रोनाउन के साथ में उसके संबंध को अटैच करना होता है। द टीम हैज वॉन विद ईज। द टीम हैज वॉन विद ईज। टीचर सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट एनी डिफिकल्टी। टीचर सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो इन वाक्यों में भी आप देखेंगे कि पहले वाक्य में आप देखें इस सरलता के साथ में, या दूसरे वाक्य में विदाउट एनी डिफिकल्टी, इस प्रकार के आचरण व्यक्त किए गए हैं। और विदाउट और विद इस प्रकार के प्रपोजिशंस का इस्तेमाल किया गया है। अब हम ऐसे वाक्यों के बारे में चर्चा करेंगे जहाँ पर कोई ना कोई
रीजन या कोई ना कोई पर्पज यानी कारण और उद्देश्य से दिए गए होते हैं और प्रपोजिशन का हम लोग इस्तेमाल किया करते हैं। आप ध्यान से देखें, ग्रैंडपा डाइड ऑफ मलेरिया यस्टरडे, ग्रैंडपा डाइड ऑफ मलेरिया यस्टरडे, कि दादाजी की मृत्यु हो गई किससे, मलेरिया से, कल। तो आप देखेंगे कि कारण क्या रहा उनकी मृत्यु का, मलेरिया। तो क्योंकि हमने बताया कि कहीं ना कहीं वाक्य के अंदर कारण बताया गया होता है। अब मलेरिया तो कारण रहा, अटैच किससे किया गया है, ऑफ प्रपोजिशन से इस वाक्य में संबंध की अभिव्यक्ति की गई है ग्रैंडपा की। तो ग्रैंडपा की मृत्यु हुई किससे हुई, उसका कारण क्या था, मलेरिया। तो इन दोनों ही, ग्रैंडपा डाइड और मलेरिया, इन दोनों के बीच में संबंध की अभिव्यक्ति का काम कौन कर रहा है, ये प्रपोजिशन ऑफ कर रहा है। तो इस प्रकार से भी वाक्य होते हैं जिसमें हमें कारण और उद्देश्य दिए गए होते हैं और प्रपोजिशंस के माध्यम से हम संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को यानी नाउन और प्रोनाउन शब्दों की संबंध को हमने दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ में व्यक्त करना होता है। ऐसे ही आप अगला एग्जाम्पल देखें, आई डिड इट फॉर योर गुड, आई डिड इट फॉर योर गुड, मैंने तुम्हारे भले के लिए किया। या इस प्रकार से आपने माई ब्रदर इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, माई ब्रदर इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो देखिए मेरा भाई बुखार से पीड़ित है। तो आप इस प्रकार में भी देखें पीड़ित है, किस चीज़ से पीड़ित है, बुखार से पीड़ित है। तो यहाँ पर कारण बताया गया है ना। इसी प्रकार से मैंने ये काम किया, क्यों किया, तो तुम्हारे भले के लिए किया, फॉर योर गुड। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे फॉर का इस्तेमाल, फ्रॉम का इस्तेमाल या पहले वाले वाक्य में ऑफ का इस्तेमाल, जैसा कि हमने बता दिया, इन वाक्यों में कहीं ना कहीं कोई कारण या कहीं ना कहीं कोई उद्देश्य दिया गया होता है। तो जब कारण या उद्देश्य दिया गया हो तब भी हमें प्रपोजिशंस का इस्तेमाल करना होता है। और डिफरेंट प्रकार के सेंटेंसेस में, डिफरेंट प्रकार के स्थितियों में, सिचुएशंस में डिफरेंट प्रकार के प्रपोजिशंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो हम आगे समझेंगे, द पेशेंट हैज़ डाउन विद फीवर, द पेशेंट हैज़ डाउन विद फीवर, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर पिकनिक, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर पिकनिक, he lost his purse through her carelessness, he lost his purse through her carelessness। तो आप तीनों ही वाक्यों में देखें कि कारण क्या है, कारण क्या है, डाउन होने का कारण क्या है, फीवर है, या ये जगह क्यों अच्छी है, बेस्ट प्लेस है, कौन सी जगह, पिकनिक। या हम देखेंगे कि उसने अपना पर्स खो दिया, क्यों खो दिया, क्योंकि वह केयरलेस रहा, वो लापरवाह रहा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कारण या उद्देश्य को प्रकट किया गया है और विद के माध्यम से, फोर के माध्यम से, थ्रो के माध्यम से वाक्य में उस कारण या उस उद्देश्य का संबंध संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ में, नाउन या प्रोनाउन शब्द के साथ में व्यक्त किया गया है। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रिलेशन शोइंग मेजर्स, स्टैंडर्ड, रेट और वैल्यू। हिंदी में कहें तो इस प्रकार के संबंध जब वाक्यों में हमें विभिन्न प्रकार के माप दिए गए हों, मानक दिए गए हों, स्तर बताया गया हो, दर बताई गई हो या मूल्य की अभिव्यक्ति की गई हो, इन्हें भी एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप समझें। मीना बॉट एप्पल्स एट 14 रुपीज़ अ किलो, मीना बॉट एप्पल्स एट 14 रुपीज़ अ किलो। तो आप देखेंगे कि मीना ने एप्पल्स खरीदे, क्या भाव में खरीदे, किस रेट से खरीदे, किस दर से खरीदे। आप देखेंगे 14 रुपीज़ अ किलो, कि 14 रुपये किलो में खरीदे हैं। तो एक दर बताया गया, जब दर बताया गया तब भी हमें प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना होता है, जैसे यहाँ पर हमने एट का इस्तेमाल कर लिया है। इसी प्रकार से द बैंक चार्ज इंटरेस्ट एट 12%, कि बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, ब्याज लेता है, किस रेट से लेता है, 12% की रेट से लेता है। तो दर जिसे बोला जाता है 12%, 12%, वो क्या है, वो एक दर की अभिव्यक्ति है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं इस प्रकार के वाक्य होते हैं जिसमें हमें कहीं ना कहीं माप, मानक, स्तर, दर या रेट या मूल्य दिया गया होता है और वहाँ पर भी हमें प्रपोजिशंस का इस्तेमाल करते हुए संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ में उस माप का, उस मानक का, उस स्तर का, उस दर का या उस मूल्य का संबंध वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम शब्द से व्यक्त करना होता है। और एग्जाम्पल्स है, क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर, कि कपड़ा बेचा जाता है मीटर में। आपको मालूम है कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि कपड़े को लीटर में बेचा जाता है। हो सकता है कि कपड़े को कई स्थानों पर किलो में बेच दिया जाए, लेकिन जनरली जो वर्ड्स होता है वो हमने माप के तौर पे, मानक के तौर पे मीटर शब्द का इस्तेमाल करना होता है।
कपड़ा दर्जनों में तो नहीं बेचा जा रहा ना, तो उसे क्योंकि किसी ना किसी मानक से बेचा जा रहा है, जैसे यहाँ कपड़ा मीटर में बेचा जा रहा है, या दूसरे वाक्य में आप देखें ही इज टेलर देन आई बाय 5 इंच, वो मेरे से लंबा है, कितना लंबा है, बाय 5 इंच, 5 इंच लंबा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी कोई ना कोई माप बताई गई, कोई ना कोई मानक स्पष्ट किया गया। इसी प्रकार से अगले वाक्य में आप ध्यान दें, इट इज़ 9 बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में 9 बजे हैं, इट इज़ 9 बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में 9 बजे हैं। तो यहाँ पर भी एक समय बताया गया। तो कुल मिलाकर एक जब कभी भी कोई मानक स्पष्ट किया जाए, स्तर बताया जाए, या जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 इंच एक माप बता दी गई, या 3 नंबर वाक्य में द मीटर एक माप बता दी गई। इस प्रकार से जब कोई एक माप बता दी जाती है, एक मानक स्पष्ट किया जाता है, तब भी हमें प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना होता है। और भी आप ध्यान दें, हमारा अगला जो टॉपिक है इसी सीरीज में, रिलेशन शोइंग सोर्स, ओरिजिन और इन्फ्रेंस। हिंदी में इनको कहते हैं सोर्स यानी स्रोत, ओरिजिन होता है उत्पत्ति, और इन्फ्रेंस होता है अनुमान लगा देना किसी भी चीज़ का। इस तरह के भी वाक्य आते हैं जिसमें प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओरिजिन जो वर्ड आया, जैसे किसी भी चीज़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किसी भी चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई, इससे संबंधित वाक्य हम देखते हैं। लाइट कम्स फ्रॉम द सन, जैसा हम बता रहे थे कि किसी भी चीज़ की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ठीक है, रोशनी आती है सूर्य से, तो आप देखेंगे रोशनी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। इस वाक्य में जो लाइट आ रही है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सोर्स और अपकमिंग क्या है, वो हम कहेंगे सूर्य है। जी, स्रोत तो सूरज है, द सन, तो द सन से, सूरज से रोशनी आ रही है, इसलिए वह क्या है, वह स्रोत है। और इस प्रकार से वाक्य में दिए गए स्रोत को है वाक्य में दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ में उसके संबंध को व्यक्त करने के लिए भी हमें प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे यहाँ पर फ्रॉम का इस्तेमाल किया गया है। दूसरे वाक्य को ध्यान से देखें आप, दिस इज ए कोटेशन फ्रॉम तुलसी। अब ये तुलसी पौधे का नाम नहीं है, तुलसीदास का नाम है। जैसे आपने सुना होगा तुलसीदास, रैदास, कबीरदास, मीराबाई, इस प्रकार के कई सारे संत महात्मा हुए, रामानंद। तो आप यहाँ देखेंगे कि दिस इज ए कोटेशन, कोटेशन यानी ये पंक्ति ली गई है, कोट किया गया है शब्दों को, हैं कहाँ से लिया गया, एक किताब का नाम आप बता सकते हैं, दिस इज कोटेशन फ्रॉम गीता, दिस इज कोटेशन फ्रॉम रामायणा, दिस इज कोटेशन फ्रॉम तुलसी। इस प्रकार से आप शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द लेसन द ब्लैक एरोप्लेन, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द लेसन द ब्लैक एरोप्लेन। तो आप देखेंगे ये पंक्तियाँ ली गई हैं, ये लाइन्स ली गई हैं, कहाँ से ली गई हैं, द ब्लैक एरोप्लेन नाम के पार्ट से ली गई है। तो आप पहले वाक्य में देखेंगे रोशनी कहाँ से आई, सूर्य से आई। दूसरे वाक्य में कोटेशन कहाँ से ली गई है, तुलसी से ली गई है। और तीसरे वाक्य में ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, ब्लैक एरोप्लेन नाम के पार्ट से ली गई है। तो यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि भाई जो भी चीज़ है उसकी उत्पत्ति या उसका स्रोत क्या है, कहाँ से वो चीज़ ली गई है, उसको व्यक्त करने के लिए भी, उसको प्रकट करने के लिए भी हमें प्रपोजिशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे आप यहाँ तीनों ही वाक्यों में फ्रॉम का इस्तेमाल देख सकते हैं कि डिफरेंट रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि एक प्रपोजिशंस का प्रयोग भिन्न भिन्न अवस्थाओं में हो जाता है। केवल प्रयोग को देखकर ये कहा जा सकता है कि किस विशेष प्रपोजिशन का प्रयोग किस विशेष स्थान पर किस प्रकार से होता है। तो कुल मिलाकर ऐसा कोई एक स्पेसिफिक रूल नहीं है कि यही स्थिति रहेगी तब फ्रॉम लगाया जाएगा, या यही कंडीशन रहेगी तब एट लगाया जाएगा। ऐसी कोई एक स्पेसिफिक रूल नहीं है, परंतु हमें प्रपोजिशन का इस्तेमाल सही रूप में सीखने का एकमात्र एक ही तरीका होता है कि पहले हम सभी जो बेसिक रूल्स हैं, जो इन प्रेजेंटेशन में जैसा कि हम बता रहे हैं, इन सभी बेसिक रूल्स के बारे में पूरी 100% इन्फॉर्मेशन हो। और दूसरी बात यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वाक्यों का अभ्यास कर रहे हों, ज़्यादा से ज़्यादा वाक्यों को हम पढ़ रहे हों, लिख रहे हों, समझ रहे हों। जब ये दो चीज़ें होंगी कि हमें सभी प्रपोजिशंस के बारे में बेसिक रूल्स पता होंगे, और दूसरा स्पीकिंग के दौरान और राइटिंग के दौरान हम प्रपोजिशंस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल लिखते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं, तभी हम इस टॉपिक को पूरी तरह से 100% एक्यूरेटली कवर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में कुल मिलाकर हमने किन किन नियमों को समझा है। हमने मूल रूप से जो हमारा मूल टॉपिक रहा है वो तो यही है कि रिलेशन एक्सप्रेस बाय प्रपोजिशंस को समझा है, लेकिन इसके अंतर्गत जो सब कैटेगरीज आई है उनको जरा आप देख लीजिए। जैसे एक तो हमने साधन, माध्यम और क्रिया वाले वाक्यों को समझा है, इसके साथ साथ हमने आचरण वाक्यों को समझा है,
हमने कारण और उद्देश्य वाले वाक्यों को समझा है, और फिर हमने माप, मानक, स्तर, दर और मूल्य वाले वाक्यों को समझा है, और एट लास्ट हमने स्रोत, उत्पत्ति और अनुमान वाले वाक्यों को समझा है। तो कुल मिलाकर आशा करते हैं कि ये प्रेजेंटेशन आपके लिए काफ़ी काम की रही होगी, जानकारी भरी रही होगी। अभी ऐसी बात नहीं है कि हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, क्योंकि प्रपोजिशन एक लंबा टॉपिक है और हमें इसे काफ़ी डिटेल्ड में पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा इस वीडियो सीरीज में हम कवर कर रहे हैं। इसीलिए द टॉपिक विल कंटिन्यू इन दिस वीडियो सीरीज।